हेलो फ्रेंड, आप लोगों का स्वागत है आपके इस प्यारे से अच्छे से यूट्यूब परिवार पाठशाला एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई में लगे हुए होंगे और 450 लाने का पूरा प्रयास में लगे हुए हों। ठीक है, आज हम लोग हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर के लास्ट लेक्चर को देखेंगे। ठीक है, इस लेक्चर में आप लोगों को यह चैप्टर पूरा ख़त्म हो जाएगा। अगले चैप्टर मतलब अगले वीडियो में आप लोगों को महामैराथन होने वाला है, तो आप लोग अवश्य जुड़िएगा। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग का टॉपिक पर। ठीक है, ये लेक्चर नंबर कितना है? ये लेक्चर नंबर 5 है। लेक्चर 5 है, ये जो लेक्चर है वो 5 है। तो आप लोग बने रहिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक, देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हम बहुत सारे क्वेश्चन करा चुके हैं, तो आप लोग इसको बढ़िया तरीके से देख के और समझ के, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं आप लोगों का। ठीक है, और जब भी ये सब क्वेश्चन आएगा तो 2 नंबर में और 5 नंबर में ही आएगा। ठीक है, 2 और 5 नंबर में आएगा। तो आप लोग इसको ध्यान में रखते हुए बढ़िया तरीके से जो भी हमें मतलब बता रहे हैं उसको आप लोगों को बढ़िया से पढ़ना है। ठीक है, तो आप लोग बढ़िया तरीके से आपको पढ़ना है, बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या देख रहे थे। तो देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ क्वेश्चन, पहले हम लोग क्वेश्चन समझेंगे। क्या है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में दिया हुआ रक्त और लौह की नीति से आप क्या समझते हैं? मतलब लौह, रक्त और लौह। कल हम लोग देखे थे क्वेश्चन आंसर में एक जगह रक्त एवं लौह की नीति आया था। ठीक है, तो वही नीति के बारे में, वो नीति क्या थी, रक्त एवं लौह की नीति क्या थी, तो उसके बारे में हम लोग लिखेंगे। क्या लिखेंगे? तो रक्त एवं लौह की नीति का प्रतिपादन मतलब क्या हो गया? जो उसको बनाया, या उस पर कार्य किया, तो कौन कार्य किया था? रक्त एवं लौह की नीति का प्रतिपादन बिस्मार्क। कल भी हम लोग नाम जान रहे थे बिस्मार्क के बारे में। कौन था बिस्मार्क? वो हम लोग देखे थे नेक्स्ट पिछले वीडियो में। ठीक है, तो ने किया था, मतलब कि रक्त एवं लौह की नीति का प्रतिपादन किसने किया? बिस्मार्क ने किया। ये ध्यान में रखिएगा। या पैसे का ये और पैसे का चांसलर, यहाँ पर पैसे, ठीक है, का चांसलर यहाँ, या प्रसा हो गया यहाँ, यह प्रसा का, चलिए, यह प्रसा का चांसलर इतना ईस्वी में बना था। यह प्रसा का चांसलर 1864 ईस्वी में बना था। ये जो प्रसा है, प्रसा कहाँ पड़ता है? जर्मनी में पड़ता है। ठीक है, प्रसा एक प्रकार का राज्य, जिसे हम लोग बिहार राज्य में रहते हैं, उसी प्रकार से वहाँ पर राज्य पड़ता। ठीक है, प्रसा, तो प्रसा का वो क्या था? चांसलर था। चांसलर मतलब राजा हो गया। ठीक है, कौन था? बिस्मार्क था। बिस्मार्क प्रसा का चांसलर कब बना? 1862 ईस्वी में। कौन? बिस्मार्क। कहाँ का बना? प्रसा का बना। तो ये ध्यान में रखिएगा आप लोग इसको। इसका कहना था, ये बोलता था कि भाषणबाजी से कुछ नहीं होगा, भाषण से कुछ नहीं होगा, बल्कि जर्मनी और इटली के एकीकरण के लिए विशाल सेना का संगठन करना होगा। तो कल भी हम इसको देखे हैं कि इसका कहना था कि भाषण से कोई काम नहीं होगा, मेरा देश का एकीकरण नहीं होगा जब तक कि उसमें हम लोग मतलब ऑस्ट्रेलिया से छुटकारा नहीं पा ले। तो उसके लिए हमको क्या चाहिए? लड़ने के लिए सेना चाहिए। तो सेना का संगठन, मतलब सेना को संगठन एक बनाया और उसमें उत्तम पैसा, उत्तम खाने की व्यवस्था को कराया। इसके कारण क्या हुआ? वहाँ जर्मनी और इटली का एकीकरण हो पाया। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? अब देखिए, काउंट काबूर नाम सुन रहे होंगे आप लोग, काउंट काबूर। तो काउंट काबूर कौन था? काउंट काबूर, ये इसका रिलेशन किस एकीकरण से है? तो इटली के एकीकरण से, इटली के एकीकरण से। इसका जो रिलेशन है किससे है? इटली के एकीकरण से। मतलब एकीकरण में किसका हाथ था? काउंट काबूर का भी हाथ था। किसके? इटली का एकीकरण। अब इसमें क्या लिखेंगे कि काउंट काबूर कौन था? काउंट काबूर के बारे में लिखना।
तो यह एक सफल कूटनीतिक था, मतलब कूटनीति के मामले में ये सफल रहता था और राष्ट्रवादी व्यक्ति था। राष्ट्र के प्रति मतलब राष्ट्रवादी मतलब क्या हुआ होता है, जो हम लोग बताए थे फर्स्ट लेक्चर कि राष्ट्र के प्रति सोच और लगा की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। हाँ, जो जो राष्ट्रवाद जिस व्यक्ति में पनपता है उसको राष्ट्रवादी कहते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रवादी व्यक्ति था जो निरंकुशवाद का पक्का विरोधी था। निरंकुशवाद मतलब क्या हो गया कि अपने में जो राजा अपने मतलब मगन रहता था, जनता पर कोई ध्यान नहीं देता था, कोई भलाई नहीं करता था, उसको ही कहते हैं निरंकुशवादी। ठीक है, राजा तो निरंकुशवाद का पक्का विरोधी था, ये विरोध करता था उसका कि ये सब नहीं रह सकता राजगद्दी पर, ये राजा रहने के लायक नहीं है। देखिए क्या था, तो यह जानता था, वहाँ के बारे में जानता था। कौन जानता था? काउंट काबूर जानता था। काउंट काबूर क्या जानता था? क्या जानता था कि इटली के एकीकरण की सबसे बड़ी बाधा कौन है? ऑस्ट्रिया थी। मतलब सभी का एकीकरण नहीं होने देना चाहता था, इटली का न जर्मनी का। ठीक है, था तथा ऑस्ट्रिया को हराने के लिए, ऑस्ट्रिया को हराने के लिए इसने फ्रांस से दोस्ती कर ली। मतलब फ्रांस को दोस्त बना लिया। कौन? इटली बना लिया फ्रांस को दोस्त। यह इटली और जर्मनी के क्षेत्रों में विकास करना चाहता था। मतलब देखिए, दोनों गुलाम था तो दोनों को मतलब छुटकारा दिलवाने के लिए यह सोचता था। काउंट काबूर के क्षेत्रों में विकास करना चाहते थे। ठीक है, लेकिन इस प्रकार इटली की समस्या को इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समस्या बना दिया। लेकिन ये वहाँ पर एकीकरण नहीं कर पाए, लेकिन इस जो समस्या था, जो इटली का समस्या था, उसको पूरे यूरोप को, मतलब पूरे यूरोप का समस्या बता दिया, एकीकरण की समस्या बता दिया। तो पूरा जब एक महादेश में बहुत सारे देश होते हैं, उसको पता चलेगा कि वहाँ पर अत्याचार हो रहा है, तो उसका कुछ प्रभाव पड़ेगा, एकीकरण होने देगा। ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, इस समस्या जो इटली का एकीकरण नहीं हो रहा था, इस समस्या को क्या बना दिया? अंतरराष्ट्रीय समस्या बना दिया। कौन बनाया? काउंट काबूर। काउंट काबूर, काउंट काबूर, काउंट काउंट होगा, काउंट काबूर। ठीक, अब देखिए अगले क्वेश्चन में क्या है, इटली के लिए विभूति कौन थे? विभूति मतलब क्या था? महान व्यक्ति कौन थे जो इटली के एकीकरण में बहुत बड़ी भूमिका निभाए हैं? तो बहुत बड़ी भूमिका कौन निभाए हैं, तो उसके बारे में जान लेते हैं। तो मेजनी के लिए, मतलब मेजनी था, 3 गो आदमी का नाम था। मेजनी था, गैरीवाल्डी और काउंट काबूर। ठीक है, काउंट काबूर, ये 3 गो थे। तो मेजनी के लिए आत्मा का प्रयोग किया गया जर्मनी के एकीकरण में। क्रूरता के लिए ये और बुद्धिमत्ता के लिए किनको? गैरीवाल्डी को। ठीक है, गैरीवाल्डी को और मतलब और गैरीवाल्डी के लिए तलवार शब्द का भी प्रयोग किया गया। अब बाद में विक्टर के लिए पूरा शरीर। ठीक है, विक्टर के लिए पूरा शरीर का प्रयोग किया गया। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, गैरीवाल्डी। गैरीवाल्डी के कार्यों को लिखें, कार्य को लिखें, कार्य को लिखें। अब देखिए गैरीवाल्डी क्या क्या कार्य किया उसके बारे में लिखना है। गैरीवाल्डी के बारे में लिखना है, जैसे काउंट काबूर के बारे में लिखें, तो गैरीवाल्डी ने क्या क्या मतलब क्या कार्य किया उसके बारे में लिखना है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे? गैरीवाल्डी के बारे में आप जान रहे हैं कि उसको मतलब इटली के एकीकरण का तलवार भी कहा जाता है। तो ये सब आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। और इससे जितने भी ये जो हम लिखाए हैं, ठीक है, इससे बहुत सारे आप लोगों को ऑब्जेक्टिव मिल सकता है। सिर्फ ढूंढने का प्रयास करिएगा तो अवश्य मिलेगा। ठीक है, तब क्वेश्चन में आ जाते हैं। 1860 ईस्वी तक इटली के संगठित क्षेत्र बन चुका था। मतलब इटली एक संगठित क्षेत्र, मतलब संगठन में बढ़िया, मतलब वहाँ पर विकास होने लगा था। ठीक है, क्षेत्र बन चुका था। लेकिन इटली के कुछ क्षेत्र जैसे सिसिली, नेपल्स के क्षेत्र पर जोश खरोश के साथ अधिकार करने का प्रयास किया।
लेकिन वहाँ पर कुछ जगह ऐसे थे, सिसिली और नेपल्स, इस पर दूसरे अधिकार करना चाहते थे। ठीक है, यह पेशे से नाविक था, मतलब यह पेशे से क्या था, नाविक, 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 नाविक था। जब एक सैनिक इसके लिए तलवार शब्द का प्रयोग किया था, यह मेजनी का समर्थक था। मतलब ये मेजनी का सोचता था कि इटली का एकीकरण हो, तो इसका समर्थक मतलब ये चाहता था कि मेजनी का बात मतलब सत्य हो, मतलब पूरा हो। ठीक है, ये चाहता था कौन, गैरिबाल्डी, तो उसका समर्थक था, मेजनी के सपने को पूरा करना चाहता था। मतलब मेजनी जो सोचा था उसका कहना पूरा करना चाहता था। इन्होंने अपने सेनाओं के नाम पर लाल कुर्ती का गठन किसने किया, गैरिबाल्डी का गठन किया। इसने 1864 ईस्वी में रोम पर आक्रमण किया। मतलब कि जब ये बना था कौन, वहाँ का प्रसा का राजा बना, चांसलर बना, तो उसी समय इन्होंने क्या किया, रोम एक देश है, उस पर आक्रमण कौन कर दिया, गैरिबाल्डी ने किया था। और इसका विरोध काउंट काबूर ने किया। अंततः अपना जीता हुआ क्षेत्र लेकर विक्टर को दे दिया। तो इसका विरोध जब करने लगा, इसका विरोध काउंट काबूर किया, तब बोला कि तुम गलत कर रहा है। तो इसके लिए आशा करते हैं आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, आप लोगों को दिखाई दे रहा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा कि इसका विरोध काउंट काबूर ने किया। मतलब कि तुम ऐसा नहीं कर सकता है किसी अच्छे देश पर, मतलब रोम पर कब्जा नहीं कर सकता। तो कब्जा हुआ क्षेत्र जो कब्जा किए हुए था, उस पर क्या हुआ, अपना जीता हुआ क्षेत्र किसको दे दिया, विक्टर को दे दिया। और अपना मतलब कि अपना सीधा जीवन व्यतीत करने लगा, अपने एक किसान के भेष में जीवन यापन करने लगा। वह किसान बन गया। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को लिख देना कि वह उसके बाद किसान बन गया। ये जीता हुआ क्षेत्र किसको दे दिया, विक्टर इमैनुअल को दे दिया, विक्टर इमैनुअल इसको दे दिया। हुआ जीता हुआ क्षेत्र जितना भी था इसको दे दिया। ठीक है, और अपने सीधा जिंदगी जीवन यापन करने लगा, किसान बन गया फिर। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो अगले स्लाइड में बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड, अब अगले स्लाइड में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ, ये इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन है, और फिर ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। और अगले वीडियो में हम लोग महामैराथन लेके आएंगे, तो आप लोग अवश्य उसको देखिएगा। और बढ़िया क्वेश्चन को हम लोग लेके आएंगे, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों रहेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ। क्वेश्चन में विलियम प्रथम के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था। मतलब जर्मनी का एकीकरण सिर्फ इस पर बिस्मार्क पर ही निर्भर नहीं करता, विलियम प्रथम पर भी निर्भर करता है। किसका एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण किस पर निर्भर करता है, विलियम प्रथम के बिना। मतलब बिस्मार्क तो था, लेकिन विलियम प्रथम नहीं रहते तो बिस्मार्क भी कुछ नहीं कर पाता। ठीक है, तो उसको लिखना है कि जाहिर सा तथ्य मतलब क्या हो गया, बात, जाहिर सी बात है कि जर्मनी की एकीकरण का मूल मंत्र साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षी थी। इसके लिए सुलझाया गया मार्ग क्या था, जो सुलझाया गया मार्ग, जो बढ़िया मार्ग जिससे क्या जर्मनी का एकीकरण हो, सुलझाया गया मार्ग, इसके लिए सुलझाया गया मार्ग विशाल सेना का संगठन था। मतलब इसके एक निष्कर्ष निकला। ठीक है, उससे निष्कर्ष निकला, एक बैठक हुआ, उससे निष्कर्ष निकला कि एक सेना का संगठन बनाना जरूरी है, तभी जर्मनी का एकीकरण संभव है। तो इसके लिए ये क्या हुआ कि सुलझाया गया मार्ग विशाल सेना का संगठन था, तथा रक्त एवं लौह की नीति। विलियम प्रथम यह जानता था कि जर्मनी के एकीकरण के लिए फ्रांस और ऑस्ट्रिया को पूरी तरह से
पराजित करना होगा। किसको? फ्रांस और ऑस्ट्रिया को हराना होगा। इस काम को बिस्मार्क ही कर सकता है अंततः। ठीक है, अंततः प्रशा में सैन्य शक्ति बढ़ाने के लिए, सेना की शक्ति बढ़ाने के लिए वहाँ पर क्या हुआ, सेना की शक्ति बढ़ाने के लिए एक योजना का निर्माण किया गया। मतलब एक योजना लाया वहाँ का जो सरकार था, मतलब कि ये विलियम प्रथम था वहाँ का राजा, वो वहाँ पर लाया क्या, एक योजना का निर्माण किया। परंतु सैन्य खर्च को लेकर संसद में विवाद उठ गया। मतलब संसद के जो विधायक चाहे प्रधानमंत्री कुछ भी रहे, तो वो सब विवाद उठा दिए कि इतना खर्च के इस पर सेना पर इतना खर्चा क्यों कर रहा। ठीक है, इस समस्या को हल करने के लिए विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को बर्लिनी, ठीक है, बर्लिनी और भरपूर ये बर्लिनी और भरपूर सहयोग किया। ठीक है, यहाँ पर ये नहीं होगा, बिस्मार्क को, यहाँ बिस्मार्क को भरपूर सहयोग किया। मतलब ये जो योजना बनाया था इसका क्या है, संसद में विवाद उठ गया, तो इसके लिए किसको बुलाया, बिस्मार्क को बुलाया। बिस्मार्क को भरपूर सहयोग दिया। इस प्रकार मतलब उसको युद्ध लड़ने में पहले इसको सेना दे दिया, बिस्मार्क को सेना दे दिया, सेना का संगठन बना के ये दे दिया। कौन? विलियम प्रथम। उसके बाद बिस्मार्क को पूरी तरह से अच्छी तरीके से भरपूर सहयोग दिया और इस प्रकार से जर्मनी का एकीकरण को, मतलब जो सपना था जर्मनी के एकीकरण के सपने को पूरा किया। और जो जर्मनी का सपना था वहाँ के मेजनी का, काउंट का और गैरीवाल्डी का सपना था कि वहाँ का एकीकरण हो, तो इस सपना को कौन पूरा किया? विलियम प्रथम किया। ठीक है, जर्मनी का। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि जर्मनी का एकीकरण का सपना पूरा हुआ। किसके कारण? विलियम प्रथम। विलियम प्रथम जो था, इसके कारण जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। तो ये चैप्टर आप लोगों का खत्म होता है और मिलते हैं अगले वीडियो में। और इस चैप्टर का ये लास्ट लेक्चर था, तो आप लोग अवश्य देखिए इस लेक्चर को और बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों को समझ में आया होगा तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।